Good morning students. Students, today we will study about industrial sector on the eve of independence. Industrial sector on the eve of independence. We have already studied about the agriculture sector on the eve of independence. We are studying the chapter first of Indian economic development and our topic is industrial sector. तो आज हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कंडीशन हम देख रहे हैं कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उस समय इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, वी विल स्टडी ऑन दिस इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर before the British government, pre-British period, our industrial sector was very prosperous and progressive. Our handicrafts were worldwide famous. हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में डिमांड थी उस समय, और वो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में के समय क्या हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का डिके होना शुरू हो गया, उसका ह्रास होना शुरू हो गया, वो नष्ट होने शुरू हो गए। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट, जो मैनुअली लोग वर्क करके यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस करते थे, तो उसके क्या रीज़न थे। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। नंबर फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स भेदभाव वाली। जो इंडिया का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन के लिए, तो उस पर तो टैरिफ, जो ड्यूटी थी, जो कर थे, जो टैक्स थे, वो कम लगाए गए, जिससे कि वो आसानी से हमारा माल इंग्लैंड में चला जाए, रॉ मटेरियल। और जो फिनिश्ड गुड्स इंग्लैंड से आते थे, जो इंपोर्ट हम लोग करते थे, उस पर भी टैक्स कम लगाए। लेकिन हमारे यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट, जो फिनिश्ड गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, उस पर उन्होंने क्या किया, ज़्यादा टैक्स उन्होंने इम्पोज कर दिए, मोर ड्यूटीज़ दे अप्लाइड। तो इससे क्या हुआ कि विदेश में जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए इंडिया का प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हुआ, और इसलिए हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड थी वो कम होनी शुरू हो गई। और इंडिया के लोग, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% लगा रहे हैं सपोज, और इंडिया में किसी इंसान ने 100 रुपये का कोई सामान मंगाया ब्रिटेन से, तो उस इंसान को कितने का पड़ेगा इंडिया में, 100 रुपये का सामान है, 10% उस पर टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गई, तो उसको मिलेगा 110 रुपीज़ का। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लीजिए इसको 20% कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को 20%, तो अब ये मिलेगा इंडिया के पीपल को, जब वो इंपोर्ट करेगा, ब्रिटेन से मंगाएगा कोई सामान 120 रुपये का। तो इस कंडीशन में ज़्यादा डिमांड होगी और इस कंडीशन में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसिव हमें पड़ रहा है, हमें कॉस्टली पड़ रहा है। तो ऐसा ही हुआ कि हमारा जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता उन्हें मिल रहा था, क्योंकि उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गवर्नमेंट ने, और इंपोर्ट ड्यूटी, जो फिनिश्ड गुड्स हम मंगा रहे थे ब्रिटेन से, उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, और हमारे फिनिश्ड गुड्स पर जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर ज़्यादा कर दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी। और जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन से अगर हम मंगाते ही नहीं थे रॉ मटेरियल, तो वहाँ से हमारे लिए क्या आया, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। वी नो स्टूडेंट्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर राजा, महाराजा, नवाब और उनका वो रूल करते थे, यहाँ पर शासन करते थे। तो उस समय वो संरक्षण देते थे कारीगरों के लिए, जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क में काम करते थे, तो दे पैट्रनाइज देम, उन्हें वो संरक्षण देते थे, उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करते थे।
तो वो क्या है अपना बेस्ट क्वालिटी देने के लिए पूरी कोशिश करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उन्हें प्रोत्साहन नहीं किया, उन्हें मोटिवेट नहीं किया, जिससे कि उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स था वो धीरे धीरे बर्बाद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसी समय हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट किए गए, हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो हाथ से बने हुए, मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है, तो वो मशीन से बने हुए कपड़े के सामने कंपटीशन नहीं कर पाया, क्योंकि मशीन से जब कोई प्रोड्यूस होता है कोई सामान तो उसकी क्वालिटी भी फाइन होती है और उसकी कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि मैनुअली ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा देर घंटों काम करने के बाद, और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो कम होती है। तो इसलिए हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स था वो मशीन में प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाया, ये भी एक कारण रहा हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का डीके होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के कारण नई नई चीज़ों की डिमांड करने लगे, नई नई तरीके की डिमांड, नए नए डिज़ाइन। तो हमारे पास इतने स्किल्स जो कारीगर नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, कैपिटल नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड की वजह से भी हमारा हैंडीक्राफ्ट्स धीरे धीरे बर्बाद हो गया। नेक्स्ट वाली इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुंबई टू ठाणे इन 1853 में रेलवेज इंट्रोड्यूस की, और उसका मोटिव यही था कि उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो पानी के जहाज़ से जो पोर्ट है वहाँ तक आ जाए, और पोर्ट से वो दूर दूर पूरे इंडिया में इसको सप्लाई कर दें, और हमारा रॉ मटेरियल भी वो इसी तरीके से रेलवे की हेल्प से, मालगाड़ी की हेल्प से ले जाएं। तो वो अपने मोटिव के लिए उन्होंने रेलवेज इंडिया में लेकर आए, और रेलवेज ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर डाला। यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सो स्टूडेंट, दीज वर द सम इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Bleak growth of modern industry. So we are studying students इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह का था, तो उस समय हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनमें बहुत ही कम ग्रोथ हुई। ब्लीक ग्रोथ मीन्स बहुत ही कम ग्रोथ, ना के बराबर ग्रोथ, नोशनल ग्रोथ। तो इसके क्या कारण थे कि इतनी कम मॉडर्न इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई? मतलब हमारा हैंडीक्राफ्ट तो था वो तो एक तरह से बर्बाद हो रहा था, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, लेकिन जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनमें भी ग्रोथ बहुत कम थी। तो उसका मेन रीज़न था नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज देयर। इन दैट टाइम देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल गुड्स बनाई जाती हैं। कैपिटल गुड्स मीन्स जो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में काम आती हैं। जैसे हमने एक फ़ैन की मोटर बनाने की एक मशीन हमने बना ली, तो वो पहले हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम फ़ैन की मोटर बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम फ़ैन की मोटर प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या है, पहले एक मशीन बनानी पड़ेगी जो फ़ैन की मोटर को बनाएगी। तो मशीन बनाने की इंडस्ट्री उस समय इंडिया में नहीं थी। जब मशीन ही इंडिया में नहीं बन रही थी तो हम फर्दर जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ की कल्पना कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। उस समय कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप की इंडिया में, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड आई जो एसेंशियल थिंग्स थी। तो इसलिए हमारी प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की और उन्हें कुछ थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। देयर वॉज नो स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड। बहुत कम गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था, बहुत कम गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखिए अब हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। 37 किलोमीटर की पर डे जो हाईवेज़ हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम भी इतनी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी उस समय कोशिश नहीं की कि इंडिया में इंडस्ट्री खोलें या इंडिया में कोई अपनी कैपिटल गुड्स बनाने की इंडस्ट्री खोलें। इस तरह का कोई भी प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया।
तो उस समय को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने जो इंडस्ट्री खोली थी तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1907। 1907 में टिस्को एस्टेब्लिश की जमशेदजी टाटा ने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। तो ये एक MCQ में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हेन वाज टिस्को एस्टेब्लिश्ड, सो रिमेंबर दिस इन 1907। And there were some more industries also like sugar industry, cement industry and paper industry. These were established by private entrepreneur. So students, इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो बर्बाद हो गया और जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो एक इन्फेंट स्टेज में थी, वो एक स्टार्टिंग स्टेज में थी, उसमें भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान फॉरेन ट्रेड मीन्स विदेशी व्यापार की क्या कंडीशन थी। तो उस समय इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक्स मीन्स एक्सपोर्टर और एम मीन्स इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड या रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को। इसका मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी। देखिए, बैकवर्ड इकोनॉमी की यही पहचान है कि वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और फिनिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है। मींस उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसके पास स्किल्ड लेबर नहीं होती जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। तो इसलिए वो इकोनॉमी हमेशा बैकवर्ड बनी रहती है। इसलिए हमने देखा कि ज़्यादातर फार्मर्स हमेशा गरीब रहते हैं क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज रहते हैं और प्राइमरी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट सस्ता मार्केट में सेल होता है और फिनिश प्रोडक्ट महंगा सेल होता है क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड की जाती हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर था इंडिया, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन नहीं थी, इसलिए वो क्या है, हमेशा एक बैकवर्ड इकोनॉमी रही इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल मीन्स इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर जो ज़्यादातर अधिकार था वो ब्रिटेन का था। मीन्स 50% से ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ही होता था। ब्रिटेन का पूरा अधिकार था कि इंडिया किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने इसका फ़ायदा उठाया और इंडिया और ब्रिटेन के बीच ही अपना ट्रेड रखा, जिससे कि वो यहाँ के रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस ट्रेड। सरप्लस ट्रेड मीन्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इंडिया और ब्रिटेन के बीच, उसमें इंडिया सरप्लस में था। मीन्स इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो ज़्यादा था, इंडिया जो इंपोर्ट करता था उसकी वैल्यू से। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वॉज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो इसका मतलब हम सरप्लस में थे। लेकिन हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल का, लेकिन ज़्यादा वैल्यू का हम एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए इंडिया क्या था? सरप्लस में था। मीन्स इंडिया की इनकम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होती थी ब्रिटेन के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी जो ये इनकम होती थी, जो रिवेन्यू आता था गवर्नमेंट के पास, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर डेवलप करने के लिए खर्च नहीं करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट एक्सपेंड दीज revenue on the development activities of India. Only they spent this revenue on the एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस पैसे को खर्च किया, उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को खर्च नहीं किया। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं और मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो इस तरह से उस समय कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया, बस उस रेवेन्यू को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज थी, जो एक्टिविटीज़ थी, उन पर खर्च किया, जिससे कि इंडिया के लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके और वो फ्रीडम की डिमांड ना करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेल दीज ऑल थिंग्स। सो लर्न एंड रीड with your help and revise all these topics. Thanks and have a nice day.